अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है कुरान, कसम और काला पानी, और यह इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। हमारी उनके साथ दुश्मनी थी, इसलिए हम उन लोगों के करीब भी ना गए। बहन को अब्बा और बड़े भाई ने बहुत हौसला दिया और कहा कि अगर उसे थाने बुलाएं तो वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दे कि उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उसे और भी बहुत सी बातें समझा दी गईं। इस बात का सिर्फ़ एक गवाह था कि मेरी बहन उस कमरे में मौजूद थी और कातिल वो हो सकती थी। ये तो किसी ने मानना ही नहीं था कि बहन को अगवा करके उस कमरे में ले जाया गया। अगवा करने वाला तो कत्ल हो गया था। सादिक का दोस्त वाहिद गवाह था। उस शख्स के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, बल्कि हमारे साथ उसकी दुआ सलाम चलती थी। वो लाश के साथ थाने चला गया था। दोपहर के वक्त नज़र आया। अपने बड़े भाई के कहने पर मैं उसे अपने घर ले आया। मेरे अब्बा और मेरे बड़े भाई ने उसे कहा कि हमें मालूम है कि हमारी लड़की को अगवा करके वहाँ ले जाया गया था और हमारी लड़की ने सादिक को कत्ल किया है। तुम कत्ल के वक्त वहाँ नहीं थे। वापस आकर तुमने देखा होगा कि सादिक मरा पड़ा है और लड़की गायब है, तो तुमने समझ लिया होगा कि लड़की सादिक को कत्ल कर गई है। उस शख्स ने कहा कि ये बिल्कुल सही बात है। मैं वापस आया तो सादिक की लाश देखी और उसके घर वालों को इत्तला दी, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि सादिक ने लड़की को अगवा किया था। मैं डरता था कि मैं ही धर लिया जाऊंगा। साबू यार, ये तो बड़ी लंबी बातें हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि हमने सादिक के उस दोस्त को धमकी देकर कहा कि वो ज़ुबान बंद रखे और किसी से ज़िक्र तक ना करे कि हमारी लड़की वहाँ मौजूद थी। मेरे बड़े भाई ने उसे कहा कि तुमने सादिक के साथ मिलकर मेरी बहन को अगवा किया। हम तुम्हें ये गुनाह बख्श देते हैं। अगर तुमने हमारी लड़की का नाम लिया तो तुम्हारे ख़ानदान की हर औरत को गायब कर देंगे। इस तरह उसे और भी डराया धमकाया। उसने वादा किया कि वो हमारी लड़की का नाम नहीं लेगा। मेरे अब्बा ने एक और बात सोच ली। वो उठे और कुरान मजीद ले आए। उन्होंने उस शख्स को वज़ू करवाया और कहा कि वो कुरान हाथ में लेकर कसम खाए कि वो हमारी लड़की का नाम ज़ाहिर नहीं करेगा। उस शख्स ने कुरान हाथ में लेकर कसम खाई। इस तरह हम सब उससे मुतमईन हो गए। ये तो मैं तुम्हें सुना चुका हूँ कि पुलिस ने हमें मुश्तबा बिठा लिया और हमारी बहुत बुरी हालत कर दी। हमारे ख़िलाफ़ सबूत ना मिला तो हमें छोड़ दिया और मकतूल के उस दोस्त को बुलाया। हमें पूरी उम्मीद थी कि ये शख्स हमारी बहन का नाम नहीं लेगा क्योंकि उसने कुरान पर कसम खाई है, लेकिन उस शख्स ने थाने जाते ही कसम तोड़ दी और मेरी बहन का नाम ले लिया। थानेदार ने मेरी बहन को थाने बुला लिया और फिर जिस तरह हमारे पीर साहब पहुँचे और हमने जो शोर शराबा किया वो मैंने तुम्हें सुनाया है। फिर भी थानेदार ने मेरी बहन से पूरी तफ्तीश की। उसकी चूड़ियाँ देखी। चूड़ियों के टुकड़े उसके कब्ज़े में थे, लेकिन हमने पहले ही इसका इंतज़ाम कर दिया था। चूड़ियों का रंग ना मिला। फिर थानेदार ने उसे दुपट्टा दिखाया जो वारदात वाले कमरे से बरामद हुआ था। मेरी बहन ने कहा कि ये उसका दुपट्टा नहीं, और बहन ने बहुत शोर शराबा किया। इस तरह थानेदार को मेरी बहन के ख़िलाफ़ कोई सबूत ना मिला तो उसे छोड़ दिया। थानेदार ने मकतूल के उसी दोस्त को मुश्तबा बिठा लिया। हमें उस शख्स पर बहुत गुस्सा था कि कुरान पर कसम खाकर भी उसने हमारी बहन को आगे कर दिया। यह तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि बहन की इज़्ज़त भी बच गई और कत्ल के इल्ज़ाम से भी बरी हो गई। अब देखो साबू, खुदा उस शख्स को कुरान मजीद की तौहीन की क्या सज़ा देता है। थानेदार ने उसी के ख़िलाफ़ कत्ल का जुर्म साबित कर दिया। अदालत में भी ये साबित कर दिया गया कि मकतूल और उसका दोस्त शराब के नशे में थे। शराब की मौजूदगी बोतल और गिलासों से साबित होती थी। थानेदार ने यह साबित किया कि दोनों दोस्त शराब के नशे में एक औरत पर लड़ पड़े थे। औरत की मौजूदगी चूड़ियों के टुकड़ों और दुपट्टे से साबित की गई। ये तो पुलिस वाले और अदालत वाले जानते हैं कि और क्या क्या शहादत और सबूत पेश किए गए। फ़ैसला ये हुआ कि उस शख्स को सज़ाए मौत सुना दी गई।
جو ہائی کورٹ نے اپیل میں عمر قید میں تبدیل کر کے اسے کالا پانی بھجوا دیا، اور تھوڑے ہی عرصے بعد جاپانیوں نے کالا پانی کے جزیروں پر قبضہ کرنے کے لیے بمباری کی اور وہاں تمام قیدی مارے گئے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ قرآن پر کھائی ہوئی قسم کو توڑنے کا نتیجہ تھا۔ صادق شیطان آدمی تھا، دشمنی اسی نے پیدا کی ہوئی تھی اور وہی اسے آگے چلاتا تھا۔ وہ قتل ہو گیا تو فتنہ اور فساد بھی کم ہو گیا۔ ہمارے دشمنوں کو ہم پر صرف یہ شبہ رہ گیا تھا کہ ان کی لڑکی کو ہم نے غائب کیا ہے۔ خدا نے یہ شبہ بھی ختم کر دیا۔ وہ اس طرح کہ کسی نے بتایا کہ ان کی لڑکی جہلم شہر کے فلاں محلے میں ہے، اور اس نے اپنی مرضی کے آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ 2 سال بعد یہ لڑکی ایک بچے کو اٹھائے ہوئے اپنے خاوند کے ساتھ گھر آئی تھی۔ ان کا آپس میں صلح سمجھوتا ہو گیا تھا۔ آہستہ آہستہ ہماری اور اس خاندان کی دشمنی بھی ختم ہو گئی۔ میرے یار لال خان نے جب یہ کہانی ختم کی تو مسجدوں سے فجر کی اذان کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ کہانی اگر میں لفظ بہ لفظ سناتا تو ایک کتاب بن جاتی، پھر پڑھنے والے کہتے کہ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ میں نے اتنی مختصر سنائی ہے کہ بعض لوگوں کو اس کے سچا ہونے پر شک ہوگا، لیکن یہ 100% سچی کہانی ہے۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔